मेहनत करवा के, अगर आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए तो सारा मेहनत बर्बाद हो गया। तो आदत आपको अभी से डालनी है, फिजिकल पर भी उतना ही ध्यान देना है। अगर 170 हाइट है तो बहुत अच्छा है, जिनका 170 से थोड़ा सा कम है, तो देखिए ऐसा नहीं कि घबराना नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो कुछ बिहार पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी, जान लीजिए। अगर आपका 170 से हाइट अगर कम, तो डिफेंस का सेक्टर है। जब ऊपर वाला आर्मी जब सिर पर ठोकता है तो 2 इंच नीचे जमीन में घुसा देता है, आप भी जानते हैं, ठोकता है कस के। 170 वाले को 169 पर आ जाता है, तो आता तो नहीं है। तो एक हम एक्चुअल आपको बात की बात, तो अगर आप सोचते हैं कि एक अगर 159 है तो वहां पर पैर और उठा करके 170 पुरा लेंगे, क्योंकि पैर उठाएंगे तो उसका बूट पड़ेगा तो कम से कम 1 सप्ताह तक उसका दर्द भी आपको रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी करें तो तैयारी आपका बर्बाद जा रहा है। उसके बाद बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन, हाइट कम है, 160 कितना 165 है, 160 है बिहार पुलिस के लिए, 165 है। तो 165 है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपकी तैयारी अगर एक बार रिटर्न की हो गई, दौड़ की हो गई, तो आने वाले एग्जाम के लिए तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो वो चीजें आपको अवश्य करना है। तो क्लास अभी से चालू हो चुका है, डेली आए, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज अभी क्लासेज है। जहाँ तक मेरी बातें हैं, हम आज से नहीं, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लगभग 23-24 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। हमारी मेहनत से आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़ा हुए, और मेरा भी खुद का भी सेंटर काफ़ी जो है इस समय में, चूंकि अभी तो लॉकडाउन के बाद सारी स्थिति उलट पुलट हो गई है। तो हम स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म के हम इनिशियल फैकल्टी मैथ के थे, जिसमें प्लेटफॉर्म 0 था। फाउंडेशन F1 से लेने वाले टीचर 6 साल हमने काफ़ी मेहनत हमने किया, सिंगल फैकल्टी मैथ में थे। इतना अंधाधुन वहाँ रिजल्ट हुआ सारे सेक्टर में कि प्लेटफॉर्म का नाम पूरे इंडिया जान गया। तो बस मेहनत करना है, हमारा एक्सपीरियंस आपका निश्चित रूप से काम आएगा। कभी घबराना नहीं है। कंपटीशन के राहे में अनेकों रोड आती है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके रास्ते में अनेक बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधाओं से आपको डरना नहीं है। ये बाधाएं छोटी है, जब आप जॉब लेकर के जाएंगे बॉर्डर पे, तो बाधाएं आपको वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना होगा, क्या निर्णय आपको लेना है। ये बाधाएं उसके सामने बहुत छोटी है, इसीलिए भविष्य में कभी भी घबराना नहीं है, जमकर मेहनत करना है, रिजल्ट होगा। जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट होता है, ये हमने देखा है और आपने भी देखा। परिश्रम ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास 4 महीना का समय है। आपके रास्ते में आज के समय में मोबाइल का अहम भूमिका आ गया है, जो आपको कुछ अच्छे रास्ते तो कुछ गलत रास्ते की ओर भी ले जाता है। लेकिन आप मैच्योर हैं, 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे नहीं हैं। आप सब बच्चे जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम जो है 16-17 एवं है। इसलिए आप लोग के अंदर मैच्योरिटी है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है आप लोग खुद ही अपने डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा समय मोबाइल में नहीं देना है, मोबाइल में उतना ही समय दें आप, सोशल मीडिया पर उतना ही जाएं जितनी ज़रूरत हो। उसके अलावा आप पढ़ाई की चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आपका जितना स्टडी होगा, अगर आप अच्छे से उस स्टडी को करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत आपको।
तो हम अपनी सिलेबस मैथ की अगर बातें अगर करते हैं तो मैथ में आपका बहुत बड़ा विशाल सिलेबस नहीं है एसएससी की तरह। मैथ में जो आपका सेक्शन होंगे वो नंबर सिस्टम है और दूसरा सेक्शन आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक होल है। नंबर सिस्टम में वर्गमूल, दशमलव, एलसीएम सारी चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन। और दूसरा आपका जो है एडवांस सेक्शन में अगर आप आएंगे तो एडवांस में एक मेंसुरेशन, उससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और एक जो आता है स्टैटिस्टिक्स, माध्यमातिका, उससे भी क्वेश्चन हमने लगातार देखा है पूछे जा रहे हैं। तो ये सिलेबस बहुत आसानी से कवर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं एकदम सीजल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ना है लेकिन एक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई की कोई सीमाएं नहीं होती। हर एग्जाम की एक सीमाएं होती है, इस एग्जाम में कितने लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी एग्जाम की सीमाओं को देखकर तैयारी करनी है, ताकि हम कम से कम मेहनत में मैक्सिमम नंबर ला सके। ये हमें फोकस करनी है। अब मान लिया जाए कि अगर आपने मैथ में अगर प्रॉफिट और लॉस अगर बनाने के लिए उठाया तो सोचे कि भाई हम पूरा प्रॉफिट लॉस दुनिया का जितना क्वेश्चन सब बना, तो उस तरह से अगर बनाने बैठेंगे तो पता चला कि आपका जो है सीजल मेंस का तैयारी होगा। तैयारी तो मेंस का हो जाएगा लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है। आपको एक लिमिट तक देखना है ताकि इस एग्जामिनेशन को आपको 100% अपनी इफिशियंसी, ये एग्जामिनेशन पकड़ा जाए, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो जीडी के लिए क्वेश्चन का लेवल जो नॉर्मल लेवल तक जाएगा और उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टफ टफ क्वेश्चन बना ले, आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाए, वो चीज़ें बेकार है। तो कंसेप्ट को बढ़ाना है और क्वेश्चन को कवर करना है। क्योंकि मेरा क्लास हमेशा टाइमली होता है, बता देते हैं आपको। शायद ही क्लास मेरा कभी गैप होता है, कि हम समय के पंक्चुअल हैं और हम आप लोग से भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ समय के पंक्चुअल रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन आए 2 दिन गायब, एक दिन आए 2 दिन गायब, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को करना है तो अच्छा से करना है और ऐसी काम करना है कि जिसमें आप रिजल्ट ले सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। ऐसे तो आज हमने चैप्टर का नाम दिया है एलसीएम एचसीएफ, तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक ब्लैंक बोर्ड आ सकता है या सीधे क्वेश्चन आएगा? अगर क्वेश्चन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। भाई तो डिजिटल बोर्ड पर मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। मेन हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। मीडियम कोई भी हो सकता है, डिजिटल बोर्ड भी हो सकता है और वाइट बोर्ड भी। तो चले आए, सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, सिलेबस में तो हमने आपको बता दिया मोटा मोटी, कोई सब चैप्टर को लिखाने की जरूरत है या नहीं है। अर्थमेटिक में जितना भी देख रहे हैं सब है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, जितना भी आप अर्थमेटिक में देख रहे हैं, चैन रूल हो गया, टाइम वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया,
फिर आपका इधर मेंस्ट्रुएशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। क्या कहे तो लिखा दें? बोलिए, हो जाएगा? तो मोटा मोटी सब लोग जान ही रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं सबको पता है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं एलसीएम की बातें करते एलसीएम की बातें करते। तो भाई मेरे क्लास में एक चीज आपको बता देते हैं कि मेरे क्लास में पूछने की हमेशा छूट रहती है। अगर जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप बेहिचक पूछें, कितना बार पूछें, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो असाइनमेंट का क्वेश्चन हर एक का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। इन चीज़ों का आप क्लास के बाद ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो ऑफिस में आकर के हमसे पूछ लें। क्योंकि अगर आपका अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन को अगर हम बोर्ड पर बताने लगेंगे तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि हमें समय पे सिलेबस भी खत्म करना है और आपकी सारी समस्याओं को दूर भी करना है। तो दोनों एफर्ट से हर चीज़ें संभव हो सकता है। तो चले आए, हम अगर बातें करते हैं एलसीएम और शेफ की बातें करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है एलसीएम और शेफ, लेकिन इसमें भी छोटी छोटी बारीकियां होती। अगर आप देखें तो एलसीएम जो पूरा नाम क्या होता है, बोलो बोलिए तो? लोएस्ट कॉमन, ना 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 ना। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले एक एक चीजों को हम बारीकी से समझ लेते हैं। स्टार्ट ही हुआ है क्लास। तो अगर हम एलसीएम की बातें करते हैं बच्चों, तो एलसीएम का पूरा नाम, एल का क्या हो गया बोलो तो? लोएस्ट। अगर हम बातें करते हैं कि लोएस्ट हो गया, सी का मतलब क्या हो गया बोलो? कॉमन हो गया। और एम का मतलब बोलो तो क्या हो गया? मल्टीपल। अब यहां से देखो, लोएस्ट का तो हिंदी से लोग जान रहे हो, सबसे छोटा होता है। कॉमन तो जो देख लो, कॉमन क्या है? तो कॉमन देख लो, इस दोनों में, दोनों ने ब्लू टी शर्ट पहन रखा है, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया? ब्लू टी शर्ट दोनों का कॉमन हो गया। तो कॉमन निकालने के लिए एक की नहीं, कम से कम कितने की जरूरत होती है? दो की जरूरत होती है, तभी हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों स्पष्ट है कि अगर हम कॉमन की बातें करें तो हम कितनी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं बोलो तो? कम से कम दो संख्याओं। एक संख्याओं का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि नाम ही इसका पड़ा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। यानी कॉमन होने के लिए एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए? दो नंबर चाहिए। कॉमन होने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए, तो दो से ज्यादा भी अगर नंबर होगा तो उन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल सकते। अब हम बातें करते हैं मल्टीपुल की, चूंकि ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। अब ये वर्ड है जो मैथमेटिक्स का वर्ड है। अब ये वर्ड मैथमेटिक्स का है, मल्टीपुल। तो मल्टीपुल को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो तो? गुणज कहते हैं। मल्टीपुल को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो मल्टीपुल का हिंदी बच्चों होता है गुणज की बातें करते हैं, गुणज की बातें करते हैं। तो ये गुणज हो गया। जैसे तुम कहो कि, अगर तुम कहो कि भाई 6 का मल्टीपुल क्या होगा? अगर हम बातें करते हैं 6 का, अगर हम मल्टीपुल की बातें करते हैं, तो 6 का मल्टीपुल की बातें करें तो तुम ही बताओ कि 6 का मल्टीपुल क्या होगा बोलो? क्या होगा 6 का मल्टीपुल? कौन कौन? भाई गुणज। गुणज का मतलब हो गया उससे गुना होके बनने वाली संख्या। गुणज का मतलब हो गया उससे गुना होकर बनने वाली संख्या। याद रखना, यानी 6 से गुना होकर जो नेचुरल नंबर बनेगा वो सब 6 का क्या कहलाएगा बोलो तो? मल्टीपुल कहलाएगा। तो 6 से गुना होकर के बनने वाली संख्याएं 6 का मल्टीपुल कहलाएगा। इसका मतलब कि अगर हम बातें करें तो 6 का मल्टीपुल 6 से गुना, 6 से गुना, भाई डिलीट वाला फ्रंट, ये वाला है, ये वाला।
तो 6 से जो है 6 से 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, या 6 का क्या कर सकते हैं, गुणज, या 6 का क्या कर सकते हैं, गुणज कर सकते हैं। तो 6 से गुना करके बनने वाली संख्या, 6 से कॉमन भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 6 से गुना करके बनी संख्या, 6 से गुना करके बनी संख्या। धीरे धीरे लिखते लिखते हमें भी आदत पड़ जाएगा। तो 6 से गुना करके बनने वाली संख्याएं, अब आप ही बताओ रे भाई कि 6 से गुना करके संख्याएं क्या क्या बन सकती है, बोलो तो 6 बन सकता है, और क्या बन सकता है बोलो, 12 बन सकता है, और क्या बन सकता है बोलो, 18 बन सकता है, 24 बन सकता है। तो दुनिया की अनंत संख्याएं 6 का मल्टीपल हो सकती है। दुनिया की अनंत संख्याएं 6 से गुना करके बनाई जा सकती है। इसका मतलब कि अगर हम बातें करें 6 का गुना, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये सब जो है सारी संख्याएं, मतलब कि 6 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं, 6 का बोलो क्या कहलाएगा, मल्टीपल। तो सबसे पहले हम बेसिक इस कंसेप्ट को देखने, अभी आप लोग गड़बड़ा रहे थे, हमने पूछा तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का गुणज क्या होगा। तो तब हम लोग एलिमेंट्री चीजों में काम करते हैं, तो क्वेश्चन के लेवल में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन अपने पहले बेसिक को बेहतर तरीकों से पकड़ कर चलेंगे। क्योंकि बेस अगर हमारा क्लियर है, फंडा अगर क्लियर है, तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो पहले अपनी जड़ को मजबूत करनी है, और धीरे धीरे हम सारे स्तर को पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम 6 का गुणज की बातें करें, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 का क्या कहलाएगी बोलो तो मल्टीपुल कहलाएगी, 6 का मल्टीपुल कहलाएगी। अब यहाँ से देखो 6 का मल्टीपुल कहलाएगी। अब भाई ये देखो कि यानी कि जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको कहा जाए कि 6 का और 8 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो 6 और 8 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो पहले हम लोग 6 का मल्टीपुल, 6 का मल्टीपुल, है ना, इसका डिफिनेशन ही कहता है मल्टीपुल की बातें करता है। तो 6 का अगर हम मल्टीपुल की बातें करते हैं, तो बताओ रे बच्चों 6 का मल्टीपुल में क्या क्या आ जाएगा, 6 से गुना होकर बनने वाली संख्याएं क्या क्या आ जाएगी बोलो, 6 से गुना होकर बनने वाली संख्याएं 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, डॉट डॉट। हमने कहा कि दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो है नंबर्स होंगे जो 6 का मल्टीपुल होंगे। अब हम लोग 8 का अगर मल्टीपुल की बातें करते हैं, तो 8 का मल्टीपुल यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोलो, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, और 32 हो गया, 40 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ संख्याएं होगी। अब ये देखो कि नाम इसका कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी कि मल्टीपुल तो हमने कर लिया संख्याओं का। अब उस मल्टीपुल में सबसे जो लोएस्ट कॉमन है, कॉमन तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, लेकिन उस कॉमन में सो सबसे ज्यादा सबसे छोटी जो कॉमन संख्या है सभी में, दैट विल कॉल्ड एलसीएम, दैट विल कॉल्ड एलसीएम, वही संख्याओं का बोलो तो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, वही संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स, तो 6 नहीं कॉमन है, 12 भी नहीं कॉमन है, 18 भी नहीं कॉमन है। बोलो रे बच्चों सबसे लोएस्ट कॉमन कौन है, 24, सबसे लोएस्ट कॉमन 24 है। तो यही संख्याओं का बोलो तो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, यही संख्याओं का बोलो तो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इस तरह से जब एलसीएम का इन्वेंशन हुआ, खोज किया गया, तो सबसे पुरानी विधि है जो प्योरली कंसेप्ट पे बना हुआ है कि कैसे एलसीएम डेवलप किया गया, कैसे एलसीएम प्रवेश किया। तो इस तरह से संख्याओं का ये एलसीएम हो गया 24। तो इसमें हम लोगों ने सीखा, मल्टीपुल शब्द को सीखा, मल्टीपुल 6 का मल्टीपुल 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं,
दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट होंगे, 6 से विभाजित होंगे। चलो क्लियर यहाँ तक सबको? क्या लिखने की भी जरूरत है? बोलो, हटा दें इसको हटाने के लिए। फिर इसका बड़ा भी होता है ये 5 फिंगर। चलिए अब देखिए हम लोग बातें करते हैं कि संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालें, जैसे कि अगर बातें करें आप कि भाई जो है एक क्वेश्चन के तौर पर, जो है अगर हम बातें करते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि भाई 4 है, 6 है और 12, इसका हमें एलसीएम निकालना है, 4 6 12 का एलसीएम निकालना है। तो सब लोग जानते हैं, अब तो उतना लंबा हम सबका मल्टीपल ही निकालेंगे, तो केवल हमें कंसेप्ट देना था कि भाई मल्टीपल शब्द होता क्या। तो यहां से 4 6 12, अब ये देखें कि संख्याओं में एक तो सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 12। संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या अपने छोटी सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, तो सीधे कहा जा सकता है संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या जब अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वही संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर नहीं कटेगा तो सबसे बड़ी संख्या का अगला मल्टीपुल जो अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो वही संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर नहीं कटा तो सबसे बड़ी संख्या का अगला मल्टीपुल जो अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो वही संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहां से हम बातें करते हैं तो 12 देखें, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इन दोनों से कटेगा। तो बताओ रे बच्चों एलसीएम का मान कितना हो गया? 12 हो गया। एलसीएम का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वही संख्याओं का क्या होता है? एलसीएम। दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वही संख्याओं का क्या होता है? एलसीएम। अगर सबसे बड़ी संख्या मान लो कि अगर ना कटे, जैसे एक चीज को और देख लो, अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई 6 हो गया, 8 हो गया और तुम्हारा जो है 12 हो, अब इसका हमें एलसीएम निकालना, तो ये बताओ बच्चों कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12। इसमें सबसे बड़ी संख्या बोलो कौन है? 12। तो सबसे बड़ी संख्या 12 क्या अन्य अपने छोटी संख्याओं से विभाजित होती है? नहीं होती। 12 सबसे बड़ी संख्याएं क्या 8 से 6 से इन सभी संख्याओं से विभाजित होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन संख्याओं का एलसीएम 12 नहीं होगा। अब इन संख्याओं का एलसीएम 12 नहीं होगा। तो अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, वो पहाड़ा मिनिमम जिससे जो अन्य सभी संख्याओं से बोलो क्या हो? विभाजित हो जाए। वो पहाड़ा 12 का जो अन्य सभी संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो बोलो बच्चों 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का पहाड़ा बोलो अगला पहाड़ा कितना होगा? 24। 12 का अगला पहाड़ा कितना होगा? 24। क्या 8 से कटता है 24? क्या 6 से कटता है 24? बेहिचक बोलो रे बच्चों, इसका एलसीएम का मान बोलो कितना हो गया? बोलो एलसीएम का मान कितना हो गया? 24 हो गया। एलसीएम का मान कितना हो गया? 24 हो गया। तो दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या, पहले हमने क्या सीखा? जब दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या अपने से छोटी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वही संख्याओं का बोलो क्या कहलाता है? एलसीएम। दूसरा हमने क्या सीखा कि दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या अपने छोटी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, एक तो हो जाए और दूसरा नहीं हो, तो सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज, गुणज का मतलब समझ गए? क्लियर हो गया? पहाड़ा सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज जो अन्य सभी संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो वही संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। याद रहेगा?
नहीं तो लिखना चाहो तो चलो लिख लो, एक लाइन छोटी काम आएगी, लिख लो छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा चैप्टर को लिखो। लिखो सबसे कि देखो क्या होता है कि थ्योरेटिकल चीजें कान से सुनते हो 2 घंटा बाद निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिख लोगे तो धीरे धीरे चीजें रिकॉल होती रहे, है ना। लिखो चैप्टर का नाम, लिखो एलसीएम और एचसीएफ। लिखो दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्याओं में जब सबसे बड़ी संख्या अन सभी संख्याओं से, अन सभी संख्याओं से, अन सभी संख्याओं से विभाजित हो, अन सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो वही संख्याओं का, वही संख्याओं का एलसीएम होगा, वही संख्याओं का एलसीएम होगा। अन्यथा, अन्यथा का मतलब जब नहीं हो, है ना। अन्यथा, अन्यथा का मतलब जब नहीं हो, अन्यथा सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज, सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज, अन्यथा सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज, सबसे बड़ी संख्या का अगला गुणज जो अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो, जो अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो, वही संख्याओं का एलसीएम होगा, वही संख्याओं का एलसीएम होगा, वही संख्याओं का एलसीएम होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल आप नोट कर लें, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिख रहा है, नोट कर लें। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं फिर। भाई पारा तो आपका अच्छा रहना चाहिए, पारा आप जहां तक याद करेंगे वहां तक आपको गणित में नहीं सोचना है। टेबल आपका जितना बेहतर हो उतना आपका गणित अच्छा होगा, उतना आप समय को बचा सकते हैं। इसलिए टेबल को हमेशा बेहतर तरीकों से याद रखें। कम से कम 20 तक का टेबल आप अगर याद रखते हैं तो समय निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में आपका, हर एक एग्जाम में मैथ में आपका बचेगा। केवल मैथ ही में नहीं बचेगा बल्कि व्यवहारिक जीवन में ही बचेगा। 18 रुपये किलो अगर जो है सब्जी दे रहा है, भिंडी दे रहा है 18 रुपये किलो, 5 किलो बोला गया, तो अगर 18 का पहाड़ा याद है तो 18×5 = 90 रुपये आप उसको थमा देंगे। अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं याद है तो 100 रुपये थमाएंगे, भैया जितना काटना है काट को देख लो क्योंकि मेरे को पहाड़ा 18 का याद नहीं है, नहीं तो मोबाइल निकालेंगे, है ना। लेकिन निश्चित रूप से 5 किलो सब्जी का कीमत निकालने के लिए आप मोबाइल नहीं निकाल के गुना कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको बेइज्जती भी होगी, है ना। इस चूंकि सब्जी वाला को पता है कि उसका टेबल उसको 20 तक का, 25 तक का टेबल उसको बहुत अच्छा से याद होता है ना। इसीलिए टेबल जितना बेहतर आपका होगा उतना आप कैलकुलेशन में अच्छा होंगे। केवल किताबों की भाषाओं में नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी आप उतना अच्छा होंगे, उतने फास्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डेली टू डेली लाइफ। तो यहां से देख लें। अब ये बताएं आप इसका कितना होगा, बोलो कितना हो जाएगा। 192 होगा। क्योंकि आपने देखा कि 96 18 के टेबल में नहीं आ रहा है लेकिन 12 के टेबल में आ रहा है, 18 के टेबल में नहीं आ रहा है लेकिन 12 के टेबल में आ रहा है, तो ये नहीं होगा 96। अब 96 का अगला पहाड़ा पढ़ेंगे तो 96 का अगला पहाड़ा तो नहीं याद रख सकता है ना। तो 96 का अगला टेबल 96×2 कितना हो गया, 190, तो 192 हो गया। देखो एलसीएम निकालने का बहुत तरीका है, उसमें यह भी एक तरीका है। अनेकों तरीकों से फैक्टर में भी निकाले जाते हैं, लेकिन फैक्टर में समय ज्यादा खा लेता है। हर एक संख्याओं को फैक्टर में तोड़ो, तोड़ने के बाद फिर उसमें से जो है सबसे बड़का बड़का वाला को कॉमन लेके निकालो, वो भी चीजें तुम्हें बताएंगे। लेकिन अभी तुम्हें एलिमेंट्री चीजें बता देते हैं जिस चीजों को तुम जुबानी करके निकाल सकते हो। अब यहां से देखो 12 192 आ गया।
अरे मेरे भाई 192, इसी को 2 से गुना करके हमने प्राप्त किया। सबसे बड़ा संख्या का अगला मल्टीपल की हम बातें की, क्योंकि 196 नहीं कट रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या का अगला मल्टीपल की हम बातें की। इसका अगला मल्टीपल 192 हो गया। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि क्या इसका अगला मल्टीपल 18 से कटता है। तो भाई कटता है, देख लो। नहीं कटा? कटा 18 से? नहीं कटा। तो भाई कैसे बोल दिया, बोलो। 18 से नहीं कटा, तो बताओ इसका एलसीएम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या 18 से कटना चाहिए था? नहीं कटा, तो नहीं होगा। अब ये बताओ कि इसका अगला 3 से गुना करके प्राप्त करोगे। 3 से गुना करके प्राप्त करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 18 और 9 27, 288 ये होगा। अब ये तुम देख लो, क्या 18 से कटेगा? 18 बचा 10, 18 छक्का टोटल से कट गया। 18 से मेरे भाई 18 से कट गया, ये 18 से कट गया। और 12 से देखें, 12 से देखें तो 12 का दूना 24, 12 चुके 48। तो इस तरह से संख्याओं का एलसीएम का मान कितना हो गया रे बच्चों? 288 हो गया। तो संख्याओं का एलसीएम का मान कितना हो गया? 288 हो गया। तो यहां से संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे, जुबानी आप एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा आपके सामने जो आते हैं 90% क्वेश्चन आपके डिजिट के रेंज में होता है कि आप उसको आसानी से जुबानी निकाल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े डिजिट होते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज क्वेश्चन उस तरह से दिया ही रहता है कि नहीं इसको भाई यही काम कर दो, दूसरा उपाय नहीं। लेकिन चूंकि एल्सम का इस्तेमाल हमें बहुत जगह पे पड़ने लगा है, अब देख लीजिए, देख लो आप कि अगर आप पाइप टंकी का क्वेश्चन बनाते हो, अगर आप जो है टाइम पर का क्वेश्चन बनाते हो, तो आप सारे क्वेश्चन इफिशियंसी मेथड से बनते हैं, और इफिशियंसी मेथड पर हर क्वेश्चन में आपको एल्सियम की जरूरत पड़ती है ना। तो इस तरह से चूंकि इसमें दशमलव का भी एल्सियम की जरूरत आपको पड़ेगी, इस तरह से एल्सियम का इस्तेमाल अब केवल एल्सियम तक के चैप्टर में ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये अपने पैर सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा फैला लिया। इसलिए एल्सियम एक ऐसा चैप्टर है जिस पर आपका बेहतर से बेहतर कंट्रोल होना जरूरी है। तो इस तरह से जो है संख्याओं का हम लोग एल्सियम निकालते हैं, सब लोगों ने बनाया। चले, अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ा तो आप लोग जो हैं मेरे बच्चों के समान हैं, कि मेरे बच्चों की भी आयु आप लोग के आसपास ही है, कि मेरा एज 21 ईयर्स है, वहाँ से नहीं, सालों से पढ़ा रहे इस फील्ड में। तो भाई कभी संकोच नहीं करना है, कभी शर्माना नहीं है सर से पूछने में। क्योंकि मेरे पास इतने कमजोर कमजोर बच्चे आए जो मैथ में कुछ नहीं जानते थे, आज वो, उन्होंने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, और आज इंडिया के बेहतर बेहतर सर्विस में सभी लोग हैं। डिफेंस में भी काफ़ी लोग गए, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, फिर जो है आपका इसमें भी गए, दरोगा में भी कई सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हुए। फिर कितने लंबे करियर में नौकरियों की भंडार लग गई, और केवल ऐसा नहीं कि नौकरी ही लगी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं। फोन भी करते हैं कि सर क्या चल रहा है। तो देखिए, जब आपका बेस जब अच्छा हो जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं, हमारा बेस अच्छा है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि वो चीजें आपको अंदर से मजबूत करती है। क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट अगर आता है तो वो चीजें आपको बनाए रखती हैं, सॉलिड पूरा रखता है कि नहीं भाई क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, इस चीजों को हम समझ गए। इसीलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, लेकिन क्वेश्चन कितनों भी अगर उतार चढ़ाव रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। तो कहीं भी दिक्कत हो, पूछने में कभी संकोच नहीं करना है। कभी भी अगर हमें लगे कि आपकी कि मेरे क्लास जब चलते हैं
तो मेरे क्लास में डिसिप्लिन सबसे पहले मेंटेन किया जाता है। जब हम दो दो सौ के बैच लेते हैं तो एक भी तक की आवाज़ नहीं आती है। आप पूछिए हमसे, जितना बार पूछे हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सीटी बजा रहा हो, कोई ताली ठोक रहा हो। क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। और आप जिस फील्ड को चुन रहे हैं उस फील्ड में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपकी एक गलती बिना डिसिप्लिन का आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि वहाँ आपके सीनियर्स देखेंगे कि बच्चों में कितना डिसिप्लिन है। इसीलिए जीवन में उन्नति करने के लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपका माइंड कंसंट्रेट रहता है, पढ़ाई दूसरे की नज़र में भी आप अच्छा होते हैं। गांव के लोग देखेंगे तो बोलेंगे देखो पटना गांव में रहता था तो देखो इधर उधर घूमते रहता था, बदमाशी करते रहता था, पटना गया तो देखो कितना सभ्य बन के आए। तो आपका जो व्यक्तित्व दूसरे गार्जियन को प्रेरित करेगा कि नहीं वो भी पटना में बच्चों को भेजें, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ एक डिसिप्लिन कल्चर भी सीखें, ताकि उनका एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार हो। जीवन में देखो पैसा सब कमाता है, जो मेहनत करेगा पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने का तरीका अलग है। एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ पैसा कमाता है, लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं। एक बिना अच्छे व्यक्तित्व के साथ भी पैसा कमाता है लेकिन कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। फर्क यही है दोनों। तो जीवन में अगर आपके पास पैसे और प्रतिष्ठा दोनों चीजें होगी तो लगेगा हाँ जीवन अब मेरा अच्छे ढंग से चल रहा है। लोग देखते हैं तो भी करते हैं, और जॉब कर रहे हैं तो पैसे। तो सरकारी नौकरी में जाने का एक सबसे बड़ी चीज ये भी एक कारण होती है। तो ऐसा नहीं कि आपके घर में कितने के आप लोगों के घर में बिजनेस बैकग्राउंड होगा, लेकिन फिर भी गार्जियन चाहते कि नहीं बच्चा मेरा सरकारी नौकरी में जाए। तो वहां पैसा जो है एक मिलेगा ही, साथ में एक अच्छा घर का कल्चर बन जाएगा। घर का कल्चर, चूंकि आपके घर में अगर कोई एक नौकरी करने वाला होता है तो बिल्कुल घर का डिसिप्लिन बिल्कुल अलग हो जाता है। आपने इसको महसूस किया होगा, घर का वातावरण ही अलग हो जाता है। घर के और सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं, अपने आप को आपसे तुलना करने लगते हैं कि देखो अंकल भैया वो नौकरी कर रहे हैं, कितना अच्छा से सब चीज की उनके पास जो है बोलने का तरीका, हर चीज का तरीका है। तो आपके आने वाले जनरेशन या आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब देखकर आपसे प्रभावित होते हैं। तो घर का अगर एक व्यक्ति भी नौकरी करने वाला निकल जाता है तो पूरे घर की सोसाइटी चेंज हो जाती है। इवन कि घर के आसपास जितने भी सराउंडिंग है सब अपने गार्जियन अपने बच्चों को उस ओर कहते कि नहीं भाई देखो उसके तरह बनने की। तो थोड़ा आपको प्रयास करना होगा, पेशेंस रखनी होगी। ये आपके जीवन की पहली पड़ाव होगी, पीटी का एग्जाम। आगे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे। तो आज के समय में चूंकि वैकेंसी तो इधर निकलना स्टार्ट हुआ 4 सालों के बाद से, तो आज के समय में कोई भी नौकरी खराब नहीं है, हमेशा दिमाग में रखें। आज के समय में सरकार ने जितने भी डिफेंस वाले को सुविधा दे रखा है शायद उतनी सुविधा किसी और नौकरी में है। डिफेंस वालों के लिए सरकार ने पूरा तिजोरी खोल दिया, सारी सुविधाएं हैं भाई। अब पहले की तरह नहीं है कि कारगिल में रहने के लिए आपको चप्पल पहन के रहना होगा। अब टेक्नोलॉजी हाई हो गया। अब बर्फ पर भी रहने के लिए सरकार आपको इतनी सुविधा दे देती है कि वहां भी कोई दिक्कत दिक्कत तो थोड़ा होती है। अब यहाँ की तरह सुविधा नहीं मिली, लेकिन हाँ चूंकि दिक्कत वाला थोड़ा वर्क ही वैसा है कि आप देश की सेवक है, तो आपको फ्रंट पर आना है। लेकिन जो जीवन में सोच ले कि हमें जीवन में कुछ नॉर्मल से हट करके करेजियस काम करना है, कुछ ऐसा काम करो ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं अगर ये मेरे साथ है तो समझो कि 50 आदमी मेरे साथ चल रहा है। अगर आप डिफेंस में
आप अगर 10 लोग अगर साथ अगर चलते हैं तो 10 लोगों को महसूस होगा ये बंदा जो मेरे साथ चल रहा है ये नॉर्मल आदमी नहीं है। ये अगर हमारे सामने कोई विपत्ति आ जाता है तो ये हमें बचाने की क्षमता रखता है। तो आप भी समझो अपने आप में एक तरह से सेलिब्रिटी के रूप में ही रहते हो। देखते होगे किसी बोगी में ट्रेन की यात्रा करो, किसी बोगी में अगर एक आर्मी का अगर जवान है इधर से उधर घूमता है तो उस बोगी में सभी लोग अपने आप को क्या महसूस करने लगते हैं? चलो भाई सुरक्षित नहीं बोलते नहीं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। चलो कुछ होगा तो ये जवान देख ले। सोचो कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा आपको हाई पर्सनालिटी की ओर ले जाता है। तो बस मेहनत करना है, लगे रहना है। बच्चों आज पहला दिन था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो आप जरूर बोले। कहीं भी कोई दिक्कत हो कभी बोलने में संकोच मत करें, बेहिचक बोले। क्लास के बाद भी आप इसमें आके पूछ सकते हैं, क्लास से पहले पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। आज हमने चैप्टर का थोड़ा शुरुआत किया है तो ये बहुत कुछ पढ़ेंगे, रेगुलर रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे। इतना अच्छा आपका हो जाएगा कि मेरा पूरा विश्वास है कि मैथ के 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, 20 में 20 आएगा। एकदम हम 100% दावा के साथ। तो पढ़ना है, रेगुलर है। दशहरा दिवाली छठ छोड़ दे, अगर मान ली कुछ दरमियान अगर कुछ आध सप्ताह के लिए बंद भी हो जाता है फेस्टिवल, तो यहीं रह के तैयारी करनी है। जाना भी घर होगा तो 1-2 दिन काफ़ी है। क्योंकि 2024 आप लोग जान रहे हैं कि आजकल विद्यार्थियों के दिमाग में ये बैठ गया, या तो 24 नहीं तो 29। नहीं, आप लोग भी महसूस करते हैं कि विद्यार्थियों के दिमाग में छवि बैठ गया, या तो 24 नहीं तो 29। चूंकि भारतीय लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आजकल 5 साल का मौसम आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिफेंस के सेक्टर में आए, डिफेंस में बहाली रेगुलर निकल। डिफेंस में 24-29 नहीं होता है, 24 से 25 होता है, 25 से 26 होता है। क्योंकि जवान की बहुत जरूरत है। बॉर्डर को संभालने के लिए आदमियों की जरूरत है, देश को संभालने के लिए आदमियों की, सेनाओं की जरूरत है। इसीलिए सेना का डिमांड कभी नहीं कमेगा, वैकेंसी आती रहेगी, रेगुलर वैकेंसी आती रहेगी। लेकिन रेगुलर को छोड़ो, इसी बार हमको लेकर जाना है 70,000 प्लस वैकेंसी, ज़्यादा भी हो सकता है, समय के अनुसार बढ़ भी सकता है आते आते। तो इसी बार हमें लेकर क्या करना है, चल जाना। तो जम के पढ़ना है। चलो बच्चों आज इतने ही रहने देते हैं, आप लोग डटिए।
आवाज आ रहा है? और सब ठीक है ना? मजा आ रहा है? तो चला, तुम ऐसे कर रहा था। हेलो। यहाँ तो क्लास तो चल रहा था। जीके वाला सर का कुछ काम आ गया, समझा ना, इसलिए फोन शो में किए थे, मैसेज डाला हुआ था, देखे नहीं है। चलिए ध्यान देंगे। अचला, तू ऐसे कर रहा था, नौकरी ना करना है कि ऊपर ऊपर पढ़ कर जाएगा ना, ऐसे फ्लैट से नौकरी ना करना है। तो नौकरी करने के लिए एकदम पूरी शिद्दत से एक टाइम से देना पड़ेगा, तब ना नौकरी होगा। कि ऐसी नौकरी होगा? ऐसी नौकरी होता है किसी को? आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जीके वाले सर आज नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो हिंदी कब से लगवाओ? मैं अभी लगवा दूं या फिर दशहरा के बाद? दशहरा के बाद ना। अभी 3 तारीख के बाद से यह बैच को मैं पूर्ण रूप से यह फुल हो जाएगा। ये मत देखना मैं तो सब मेरा ही बच्चा है, एक दो गो है, इन्हें भारी बच्चा है, तो ये मत सोच लेना सर के पास